फ्रेंड्स, UPRVUNL उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है ITI वाले स्टूडेंट के लिए। अब पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है और ऑल इंडिया से स्टूडेंट जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपकी एक एक चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर स्टूडेंट जो है इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, क्या इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहने वाला है, क्या इसका एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उसको इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा और जो लोकल वाले हैं उनको क्या मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है इसका एग्ज़ाम जो है सेंटर कहाँ पर रहने वाला है, इसकी एग्ज़ाम फीस क्या लगेगी, सिलेबस क्या रहेगा। तो आज सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी जो मैं UPRVUNL के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं भाई, रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 2। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली जाऊँगा इसके PDF पर और इसके PDF को आपको जो है यहाँ पर ओपन करके मैं बताऊँगा। ठीक है, तो इसके PDF पर मैं आपको ले चलता हूँ और मैं जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का ऑफिशियल PDF यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे कि भाई यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 2, जिसमें अगर मैं पद कोड की बात करूं तो 1 2 3 पद कोडों पे जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यांत्रिक विद्युत इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर 3 पदों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है, जिसमें अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पोस्टों पर जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग जो है पोस्टों को डिवाइड किया गया है। जैसे UR की यहाँ पर टोटल 30 पोस्ट हैं, जिसमें OBC की NCL जो है यहाँ पर 1 पोस्ट है। ठीक है, SC की 14 पोस्ट हैं, ST की यहाँ पर 7 पोस्ट हैं, EWS की 5 पोस्ट हैं, ECM की यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, DFF की यहाँ पर 1 पोस्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर विद्युत में जाऊँ भाई, इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर टोटल 56 पोस्ट हैं, जिसमें OBC NCL की 16 पोस्ट हैं, SC की यहाँ पर 24 पोस्ट हैं, ST की यहाँ पर 3 पोस्ट हैं, EWS की 11 पोस्ट हैं, ESM की यहाँ पर 6 पोस्ट हैं और DFF की यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। इंस्ट्रूमेंट में जाऊँ तो भाई यहाँ पर UR की 0 पोस्ट हैं, OBC NCL की 5 पोस्ट हैं, SC की 5 पोस्ट हैं, ST की 1 पोस्ट हैं, EWS की 1 पोस्ट हैं, ESM की यहाँ पर 0 पोस्ट हैं और DFF की भी यहाँ पर 0 पोस्ट हैं। ठीक है, उपरोक्त रिक्त संख्या के अनुसार घटने या बढ़ने का अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत सरकार के पास रहेगा। भाई जो आपकी पोस्ट है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, इसका जो राइट है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ UP के पास यहाँ पर रहेगा। उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा यहाँ पर, और अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपको जो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा और हर चीज़ में यहाँ पर जो आपको बेनिफिट दिया जाएगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पर जो है केवल उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, जो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है जिनके पास, उन्हीं के यहाँ पर रहवासियों को यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी अगर अदर स्टूडेंट का जो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है, अदर स्टेट का जो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करता है तो उसको जो है यहाँ पर अनारक्षित वर्ग मतलब जनरल UR कैटेगरी में आपको अप्लाई करना होगा और उसके कट ऑफ पर आपको कहीं ना कहीं मार्क्स लेके आने होंगे। ठीक है, उपरोक्त पदों पर चयन होने की अवस्था में निगम की तापीय परियोजनाओं में निगम के अनुसार पाली में कार्य करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई इस तरह से आपको जो इनकी परियोजनाओं पर आपको कार्य करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो वेतनमान जो है आपका लेवल 4 यहाँ पर बेसिक पे आपका 28,000 रुपये रहने वाला है और अन्य भत्ते जो आपको दिए जाएंगे वो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम के जो नियम अनुसार यहाँ पर लागू होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ शैक्षणिक योग्यताएं हम देख लेते हैं। भाई यहाँ पर जो टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट है, ठीक है, अब यहाँ पर भाई आपके पास ITI होना चाहिए 10th के बाद। ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है कि 10th के बाद आप ITI पास आउट होने चाहिए। साथ में आपके पास देखो क्या है, यहाँ पर जो CCC करके एक सर्टिफिकेट आता है, उसकी चीज़ बारे में मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब ठीक जो CCC पर अगर मैं जाऊँ तो भाई ये जो चीज़ है यहाँ पर कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ पर क्लियरली इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ कंप्यूटर पर बेस्ड है और कंप्यूटर के बारे में ही यहाँ पर ये चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू अगर हम इसमें थोड़ा डीप में जाएं तो ये जो है कंप्यूटर CCC ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो एक NIELIT करके एक संस्था है जिसका अगर मैं आपको पूरा नाम बताऊं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस संस्था के अंतर्गत जो है यहाँ पर CCC का कोर्स कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, अब ये जो कोर्स है फ्रेंड्स
ये पूरी तरह ऑनलाइन होता है। इसके अवधि की मैं बात करूँ तो 3 महीने की इसकी अवधि होती है जो ये कोर्स होता है, ठीक है। बाकी अब आगे अगर मैं चीज़ जाऊँ तो भाई ये जो कोर्स है ये 2 प्रकार से होता है, एक इंस्टीट्यूट के माध्यम से और एक डायरेक्ट माध्यम से। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी ये कोर्स करा सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट के माध्यम से क्या रहेगा भाई, आपको कोचिंग वगैरह यहाँ पर लगवानी पड़ेगी, और डायरेक्टली में क्या रहेगा, आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और आप यहाँ पर इस कोर्स में कि डायरेक्टली जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, तब आप यहाँ हर 3 मंथ में ये कोर्स आप कर सकते हो। जब आपका यहाँ पर एक ही बार होता है फ्रेंड, ठीक है, ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब आपका एडमिट कार्ड डिपार्टमेंट के द्वारा जारी होता है तो ये जो है आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाना होता है, ठीक है। अब ये जो कोर्स है इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं होती, आप किसी भी एज में जो है ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, नो एज लिमिट। अब इसमें फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो 590 रुपये जो है इसकी फ़ीस लगती है, जीएसटी वीएसटी सब मिला के, ठीक है। एंड मैंने आपको बता दिया था भाई किस डिपार्टमेंट के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है, तो ये जो है NIELIT, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर इसका टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो 90 मिनट आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती। और अगर क्वेश्चन पर मैं जाऊँ तो कंप्यूटर बेस्ड सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहते हैं, ठीक है। आपके जो है कंप्यूटर पर जो जितने भी पार्ट्स हैं उनके सिस्टम जो भी है उसके बारे में यहाँ पर जो है आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। जो CCC का जो सर्टिफिकेट रहता है तो वो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। किस तरह से अप्लाई करना है तो आगे भी मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो अब अगर मैं जाऊं भाई यहाँ पर तो आपको क्लियर हो गया 10th प्लस ITI प्लस CCC का यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब उपरोक्त सभी शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन के समय पूर्ण होनी चाहिए, जिससे अभिलेखन परीक्षण के समय यहाँ पर जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मतलब आपकी जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो वो पूर्णतः सत्य होने चाहिए, ताकि वहाँ पर जो है जब आपका अभिलेखन परीक्षण हो तो वहाँ पर आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य रहे, आपको दिखाना पड़े, ठीक है। अब दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं अनुभव के आधार पर प्राप्त प्रमाण पत्र अथवा तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। दूरस्थ शिक्षा से प्राप्त हाई स्कूल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, ठीक है। जो आपने अलग से अगर कोई संस्था से किया है तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। रजिस्टर्ड संस्था से आप 10वीं पास होना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई है। जैसे अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा यहाँ पर जो 10th की यहाँ पर सब करवाया जाता है, 10th 12th, तो यही चीज़ यहाँ पर इसमें क्लियर की गई है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को हाई स्कूल उत्तीर्ण होने के साथ साथ हाई स्कूल परीक्षा में गणित और विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के समय ITI परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। NCVT या SCVT, ठीक है, यहाँ पर NCVT या SCVT वाले के अंतर्गत अंतरिम राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। मतलब वही ITI आपके पास NCVT या SCVT से यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास देखो भाई ये चीज़ भी आपको क्लियर कर देता हूँ भाई, यहाँ पर आप पहले के ITI ये नहीं कि आपका रिजल्ट नहीं आया और आप जो है एग्ज़ाम देने बैठे, और पूरी तरह से आप पास आउट होने चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद CCC का यहाँ पर आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आगे अगर मैं जाऊँ तो भाई आप आज भी अप्लाई कर सकते हो CCC के बारे में, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आयु सीमा जो है आपकी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष जो है आपकी यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत वरीयता संबंधित अब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जो अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने 1 साल का वहाँ पर प्रशिक्षण लिया है, तो अभ्यर्थियों को निगम में सीधी भर्ती के पदों पर जब चयन परीक्षा में प्रतिभाग करने पर निम्न अनुसार वरीयता दी जाएगी, ठीक है। भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षित अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थी के सापेक्ष वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर यदि आप समान अंक लाते हो भाई, ठीक है, तो यहाँ पर जिन स्टूडेंटों ने उस जगह से अप्रेंटिसशिप किया है तो कहीं ना कहीं उनको पहले जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अंतर्गत पहले से पूर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। अब आगे अगर मैं जाऊँ तो भाई यहाँ पर छूट दी जाएगी ST SC OBC जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर इसको अकॉर्डिंग टू यहाँ पर उनके यूपी गवर्नमेंट के अनुसार जैसे 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी,
ST SC OBC जो NCL वाले स्टूडेंट हैं उनको, ठीक है। यहाँ पर अब आगे अगर मैं चलूँ, OBC को 3 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो भाई आपको जनरल में ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। वो जनरल के ही कट ऑफ पर आपको फाइट करना होगा। अब यहाँ पर अगर मैं जाऊँ आगे चीज़ें क्लियर करूँ तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर, जैसे आवेदन शुल्क जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनकी यहाँ पर जो है फीस लगने वाली 826 रुपये GST सहित, और अन्य श्रेणी के जो है भाई आप अदर स्टेट से अगर बिलोंग करते हो तो 1180 रुपये यहाँ पर आपकी जो है फीस लगने वाली है, ठीक है, जिसमें GST वगैरह सारा इंक्लूड रहेगा। आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, ठीक है, आप पेमेंट गेटवे के माध्यम से भी आप कर सकते हो, जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा ही यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। जमा करने की विधि ऑफिशियल वेबसाइट UPRVUNL के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको यहाँ पर करना होगा। आवेदन शुल्क के मद में जमा की गई धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जाएगी, मतलब नॉन रिफंडेबल होगी। जो आप यहाँ पर फीस पे करोगे वो आपको वापस नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो भाई CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर आपकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब लिखित परीक्षा देने जाएंगे तो आपको प्रवेश पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ID प्रूफ आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, बैंक पासबुक या सरकार द्वारा जारी फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में दिए गए नाम के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। आवेदन पत्र में अंकित नाम एवं फ़ोटो पहचान पत्र में अंकित नाम में भिन्नता होने की दशा में अभ्यर्थी को चयन परीक्षा में मतलब शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अदर मतलब अलग अलग हैं, डिफरेंट है, किसी में कुछ और नाम है और किसी डॉक्यूमेंट्स में कुछ अदर नाम है, तो इस कंडीशन में जो है आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप जो भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाएं वो आपका पूर्णतः सत्य होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर मैं जाऊं भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का यहाँ पर बताया गया है ये चीज़। अभी हम जो मेन चीज़ हैं वो आके देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है, NOC आपको ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा यदि आप कहीं अदर सरकारी या गैर सरकारी संस्था में वर्क कर रहे हैं तो, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो चयन प्रक्रिया जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, वो यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन किया है सभी पदों के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 2। यहाँ पर पदों में 2 चरणों में आपकी चयन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, मतलब यहाँ पर आपकी 2 स्टेज में जो है यहाँ पर आपकी चयन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। प्रथम चरण में कंप्यूटर CBT बेस्ड आयोजित की जाएगी, जिनमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 28% और जो अन्य श्रेणी के हैं उनको 33% का लाना अनिवार्य है। फ्रेंड्स ये नॉर्मली बताया गया है, बाकी इसका कट ऑफ जो है इसके अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है, उसमें अगर मैं जाऊँ तो यो टेक्नीशियन ग्रेड 2 का जो यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे वो 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के यहाँ पर टोटल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 150 क्वेश्चन आएंगे जो आपकी ट्रेड से रहेंगे, जो आपके सिलेबस ITI की ट्रेड से रहेंगे, यहाँ पर वो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी जो 50 क्वेश्चन है उसमें जनरल हिंदी आएगी, आपकी सामान्य हिंदी आएगी, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा आपसे, और उसके बाद जो है यहाँ पर रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, 0.25 की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर 0.25 की रहेगी। बाकी ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। 150 जो है आपके ट्रेड से पूछेंगे और 50 क्वेश्चन जो है आपके नॉन टेक्निकल आएंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके 200 रहेंगे। बाकी इसके सिलेबस पर थोड़ा सा और बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा डीप में, तो वो चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि भाई किस लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे अगर मैं चलूँ तो ये CBT आपका होने वाला है, ठीक है। यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी कंप्यूटर CBT में समान अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी, जिसमें पार्ट A अर्थात कोर सब्जेक्ट में अधिक अंक होने चाहिए, मतलब पार्ट A में आपके जो है यहाँ पर अधिक अंक होने चाहिए। तो ये चीज़ बताया गया है कि जिसके पार्ट A में अधिक अंक होंगे उसको वरीयता दी जाएगी अगर समान अंक के स्टूडेंट होते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यदि समान
हो, यदि अंक समान हैं तो यहाँ पर जन्म तिथि के अनुसार भी यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ में आप कहीं ना कहीं उस एज लिमिट में नहीं जा रहे हो, कम है आपकी एज, तो उस समय भी आपको वरीयता यहाँ पर दी जा सकती है। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट 2 समान हों तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अभ्यर्थियों के नाम अक्षरों को क्रम में चयन करते हुए एक मेरिट सूची जो है यहाँ पर तैयार की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें जो है कुछ ज़रूरी नहीं है। बाकी अगर मैं परीक्षा स्थान पर जाऊँ, अब जो थर्ड लाइन यहाँ पर क्लियर की गई है कि यदि ए और बी यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों समान हों तो इस स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अभ्यर्थियों के नाम अक्षरों के क्रम में चयन करते हुए एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मतलब यहाँ पर जो नाम के अकॉर्डिंग जो आपके जो फर्स्ट आपका जो नाम है यहाँ पर वर्णमाला के अनुसार, उसके अनुसार आपकी यहाँ पर मेरिट बनेगी। इसका कोई कट ऑफ पर खास असर नहीं पड़ेगा। सो डोंट वेरी फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ें जो है नॉर्मली इन्होंने बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो जो आपकी परीक्षा होगी, ठीक है, परीक्षा का जो स्थान है, लिखित परीक्षा का स्थान आपका आगरा यहाँ पर रहने वाला है, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली नगर इत्यादि में आपकी यहाँ पर परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको उनकी जो परीक्षा है वो यहाँ पर यूपी के सिटीज़ में ही आपकी यहाँ पर परीक्षाएं कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, और जो यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थियों के स्थान को बदला अथवा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। मतलब आपके सेंटर चेंज भी किए जा सकते हैं, ठीक है, अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो। ठीक है, संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र बदलने के संबंध में कोई भी ईमेल पत्राचार मान्य नहीं होगा एवं परीक्षा केंद्र बदला नहीं जा सकेगा। ठीक है, यहाँ पर यदि आपका सारा कुछ एडमिट कार्ड कंफर्म हो जाता है, देन उसके बाद यदि आप चाहते हो कि आपका यहाँ पर परीक्षा केंद्र बदला जाए, कि भाई हमको कोई दूसरे परीक्षा केंद्र में दिया जाए, तो ये सब जो है एडमिट कार्ड जारी होने के बाद नहीं होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा में शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लखनऊ जनपद में होगी। आपकी जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो लखनऊ के जनपद में आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 12/7/2022 मतलब 12 जुलाई 2022 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्लोजिंग डेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5 अगस्त 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो फीस पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वही इसमें क्लियरली वही डेट है कि भाई 12 जुलाई से आप 5 अगस्त तक यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये कुछ अदर चीज़ें दी गई हैं, ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट्स है फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, भाई ऐसा नहीं है कि अदर स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, आपकी तैयारी के ऊपर है। आप अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जो है अपनी जगह बना सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है भाई, परमानेंट भर्ती है। और यदि आपके पास SSC नहीं है तो उसकी जानकारी भी मैं आपको एक अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा कि भाई किस तरह से आपको SSC जो है यहाँ पर अप्लाई करना है, क्या क्या इसकी प्रोसेस रहती है, तो ये सब चीज़ें जो है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो भाई नए आए हो तो चैनल के साथ बने जरूर रहना, ताकि और भी जो अपडेट आती हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। फिलहाल ये भर्ती को आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय।